इन्हीं खासियतों के साथ हम आपके साथ मुखातिब रहेंगे और बने रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। तो सबसे पहले समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या या संविधान है क्या। तो संविधान किसी भी देश की क्या होती है, मूलभूत कानून होती है, जिस कानून को देखते हुए या उसके हिसाब से दूसरे कानून या परंपराएं, ये सारी चीजें उसके हिसाब से चलती है। क्लियर? तो बिल्कुल जो आपके नोट्स होंगे और जो मैं लिखवाऊंगा बिल्कुल पॉइंट वाइज या बिल्कुल एक सिमेट्रिक फॉर्म में, जिससे कि आपकी रिवीजन बड़ी जल्दी से हो सके, क्योंकि ये जो कक्षा है खास तौर से पीटी के लिए है, तो हम उसी लिहाज से चलेंगे। क्लियर? तो पहला पॉइंट लिखें, ठीक है, इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री। क्लियर? लिखिए, यह किसी भी देश का मूलभूत कानून है, किसी भी देश का क्या है, मूलभूत कानून है। और ये क्या होता है, लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर? समझिए, लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि समय के हिसाब से चीजें क्या होगी, बदलेगी। किसके हिसाब से? समय के हिसाब से चीजें बदलेगी। अब एक चीज आप बताओ कि 1970 या 1960 के दशक में भारत में क्या लिविंग रिलेशनशिप पॉसिबल था? और यदि पॉसिबल भी था तो लिविंग रिलेशनशिप के कारण से जो बच्चों का जन्म होता, क्या उनको इनहेरिटेंस के राइट मिलते थे? माता पिता के संपत्ति में कोई अधिकार मिलता था? लेकिन आज की तारीख में ऐसा होता है। तो क्या हो रहा है, संविधान समय के हिसाब से बदल रही है। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको यहां पर, ठीक है, उस चीज को लिखें इसको समझने के लिए। जैसे पहला, राइट टू प्राइवेसी। क्लियर? राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। क्लियर? देखो, एक रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी के केस में, ठीक है, 2017 में ये दिया गया कि जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, वो क्या है, अब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहने का ये मतलब है कि इसके उल्लंघन के स्थिति में सीधे तौर से कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या उच्च न्यायालय जा सकता है। अभी तत्काल इतना ही समझे आप। इज इट ओके? नाउ अब देखिए, इसके अलावा एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिससे चीजें समझ में आएगी। एक सबरीमाला का केस आया, ठीक है। अब देखो, सबरीमाला एक क्या है, एक टेंपल है केरला के अंदर। क्लियर? अब यहां पर जो पुरानी प्रथा चली आ रही थी, समझिए, पुरानी प्रथा के हिसाब से 10 से लेके 50 वर्ष, ठीक है, की आयु की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको इस सबरीमाला मंदिर के सैंक्टम सैंक्टोरम, हिंदी में कहते हैं इसको गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है, जहां पर एक्चुअल, हाँ, भगवान की मूर्ति विराजमान होती है, ठीक है, प्रतिस्थापित होती है। क्लियर? तो ऐसा था कि 10 से 50 साल के उम्र की महिलाओं को इस सबरीमाला टेंपल के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि इन्हें माना जाता था कि ये
मेंस्ट्रुअल पीरियड में है, रजस्राव के उम्र में है, और ये इससे क्या होगा कि ये जगह अपवित्र हो जाएगी। क्लियर? अब इस चीज को सर्वोच्च न्यायालय के अंदर क्या की गई, चुनौती दी गई। बिल्कुल इस चीज से समझिए, चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के फैसले से, ठीक है, 4-1 के फैसले से, यानी कि 4 जो जज थे वो इसके क्या थे, पक्ष में या फेवर में थे इस फैसले के। क्लियर? और एक जो थी उन्होंने डिसेंट मत दिया। समझना इस चीज को। और ये कौन थी? जस्टिस इंदु मल्होत्रा। समझिए इस चीज को। 4-1 के फैसले में ये बताया गया, ठीक है, ये बताया गया कि देखिए कि ये जो पाबंदी लगाई गई है 10 से 50 साल के उम्र की महिलाओं के ऊपर सैंक्टम सैंक्टोरम या गर्भगृह में जाने के लिए, वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, ठीक है, जिसमें कि समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, क्लियर, जिसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अनटचेबिलिटी का, इसको एक तरीके से अस्पृश्यता माना गया। और साथ ये जो रिलीजियस राइट दिए गए हैं अनुच्छेद या आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, इसका भी उल्लंघन माना गया। और इस कारण से इस प्रथा को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। और आज की तारीख में ये आजादी है कि 10 से 50 साल की उम्र की महिलाएं भी जा सकती हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप लोग इसको थोड़ा सा जॉट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, इसको उदाहरण के तौर पे। जहां भी एक भी बिंदु समझ में ना आए तुरंत बताएं, ठीक है, वैसे आपकी आंखें बता देगी हमें, ठीक है। फिर भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये लिख लिया? ये लिख, ये 4-1 का फैसला था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संविधान पीठ, जो कि संविधान की व्याख्या देती है। ठीक है, चलिए ये भी लिख लीजिए। वायलेशन ऑफ which? गुड, चलिए अब देखिए, अभी तक हमने क्या सीखा कि संविधान क्या है, किसी भी देश की मूलभूत कानून है जिसके हिसाब से कोई भी दूसरे कानून, अधिनियम कह लीजिए, अध्यादेश कह लीजिए, या परंपराएं कह लीजिए, या परिपाटी कह लीजिए, सभी उसी के हिसाब से। ओके, तो अब देखिए कि और इसके बाद मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन की।
क्लियर, संविधान की वर्गीकरण। क्लियर, देखिए सबसे पहला जो वर्गीकरण है, क्लियर, वो क्या है, रिटेन एंड अनरिटेन। क्लियर, जिसे लिखित या अलिखित कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखित या अलिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये बताएं, ठीक है, आप सभी से जानना चाहूंगा, और यदि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही होगी तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। यदि मैं आज आपसे पूछूं कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका जवाब क्या होगा आज की तारीख में? ओके, देखिए बहुत दफे अलग अलग किताबों के अंदर दी जाती है कि 440 है, 450 है, 460 है, और बहुत ही मैं कन्विक्शन के साथ आपको ये कह रहा हूं, ठीक है, किताबों में कुछ भी लिखा हो, संविधान में 395 आर्टिकल थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि कहीं 460 लिखा हुआ है, कहीं 445, ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये जो गलत है, ये चीज जो आप नहीं समझ पा रहे हो, उसके पीछे ये बेसिक कंसेप्ट है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, देखिए इस चीज को समझने से पहले कुछ चीजों को पहले समझ लेते हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक है, तो इसमें आप क्या पाएंगे, प्रियम्बल, संविधान के अंदर सबसे पहले आपको प्रस्तावना दिखेगा, इसके बाद कितने पार्ट हैं, 22 है। ठीक है, कहीं 24 मिलेगी आपको, लेकिन 22 ही है आज की तारीख में भी देखेंगे। क्लियर, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, शेड्यूल मिलेगा, और शेड्यूल कितने हैं हमारे पास, 12 शेड्यूल है। क्लियर, तो लिखें बिल्कुल स्थिर से, एक एक पॉइंट को बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं। संविधान, प्रस्तावना, फिर लिखिए पार्ट, लिख लिया 22, अनुसूची, क्लियर 7। ठीक है, अनुसूची कितने, सॉरी अनुसूची कितने हैं, 12। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज आप ये ध्यान देना कि जब आप पार्ट के अंदर आओगे, ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा और विस्तार से करता हूं आगे अगली पृष्ठ पे। ठीक है, जैसे पार्ट 1 की यदि बात की जाए, तो इसमें क्या दिया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, संघ एवं उसके क्षेत्र। क्लियर, देखिए जब आप पार्ट 2 में आएंगे, क्लियर, और ये आपको आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आप कंसेप्ट को समझेंगे। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, सिटीजनशिप, नागरिकता, ये कितने कितने, 5 to 11। ठीक है, आइए जनाब। ओके, चलिए जो भी हिस्सा छूट गया वो आप YouTube पे देख लेना। ठीक है, समझिए 5 to 11। इसके बाद जब आप पार्ट 3 में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स। मैं हिंदी में बोलता जा रहा हूं और इंग्लिश में लिखता जा रहा हूं। ठीक है, लिखिए
मूलभूत अधिकार। और ये अनुच्छेद कितने से कितने, 12 से 35 में दिखेगा। ठीक है, अभी जैसे इसको समझेंगे आप लिखित और अलिखित संविधान के कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप पार्ट 4 में आते हो तो हमें क्या मिलते हैं, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर। और ये अनुच्छेद 36 से लेके कहां तक दिखेगा, क्या बात, ठीक है, अभी आ रहा है, ठीक है, लिखिए 52 से तो यूनियन शुरू हो जाती है। क्लियर। अब देखो, और अब जो मैं अगली बिंदु आप लोगों को बता रहा हूं उसको बड़े गौर से गौर करना। ठीक है, और यहीं से थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर होगी। एक पार्ट 4A जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में बदलाव करके, चेंज करके, और वो क्या जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत कर्तव्य। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा था बच्चों, 51A। चलिए 51A। देखो एक चीज तो आप लोग जान ही रहे हो कि यूपीएससी जिस जिस दिशा में जाती है स्टेट पीसीएस उसको फॉलो करती है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, राजस्थान हो, ठीक है, आसाम की बात कर ली, कहीं की भी बात कर ली, धीरे से उसको फॉलो करती है। क्लियर है पॉइंट नाउ। और इस बार यूपीएससी के यदि क्वेश्चंस को देखें तो उसमें बड़ी चीजें उलटफेर की गई है, और वही बच्चा इस चीज को मैनेज कर पाया या स्टूडेंट उस चीज को मैनेज कर पाया जिसके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर थे। क्लियर। अच्छा चलो अब यहां पर आप लोग एक चीज समझो। क्लियर, हमने क्या दिया, पार्ट 4A। क्लियर। अब पार्ट 4A क्या है समझना, ये कोई रूम है, ठीक है जी, क्लियर, ये पार्ट 4 का मान लो, इसकी कारपेट एरिया इतनी ही है। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसी में एक पार्ट 4A कर दिया, मतलब जो एरिया था उसी में से हमने हिस्सेदारी की, हिस्सा किया इसका, कोई अलग से इसके लिए जगह ली किया हमने। क्लियर। अच्छा आप इसको क्या बोल दोगे कि 2 कमरे हो गए ना, कारपेट एरिया तो उतने ही है, हमने सिर्फ पार्टीशन किया। यानी कि यदि आज आपसे पूछा जाए कितने भाग हैं, क्लियर, तो आप 24 नहीं बोलोगे, कायदे से 22 ही बोलोगे, क्योंकि आज की तारीख में भी कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप उलट के देखेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को तो 22 भाग ही मिलेंगे। अब समझना, यहां पर चौथे भाग में एक और हमने उपभाग जोड़ दिया। समझ में आ रही है बात। क्लियर। एक्चुअली में कोई नया सा भाग या पार्ट हमने क्रिएट नहीं किया। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आ रही बात। अब देखो यहां तक पॉइंट समझ में आ गया। अब एक चीज और भी ध्यान देना, जहां पर भी आपको, और ये आपको हेल्प कर सकता है आपके पीटी के क्वेश्चन को मैनेज करने में एग्जाम के अंदर, जहां भी ए बी सी डी यदि कैपिटल में दिख जाए तो ये हमेशा ही अमेंडमेंट होता है, संशोधन है ये। क्लियर। जैसे हमने 300A लिखा, क्लियर, यानी कि संविधान संशोधन करके ये जोड़ा। क्लियर। और जब भी अल्फाबेट क्या हो, आपकी छोटी वाली हो, जैसे ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखो। देखिए मैं पूरी कक्षा में आपको सेंटेंसेस कम लिखवाऊंगा, ऐसे ही सारे पॉइंट्स होंगे। क्लियर। और पूरी पीटी की जो कुछ भी आपकी नोट्स होगी मैं इस ढंग से आपको करवाऊंगा कि 6 से 7 घंटे के अंदर पूरी पॉलिटी आप रिवाइज कर लो कभी भी।
ओके, इधर आ जाइए बच्चे। ओके, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? लिखिए। तो अभी क्या सीखा हमने कि यदि कैपिटल में हो तो वो क्या है बताओ? संशोधन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। क्लियर? और स्मॉल में हो तो क्या होगा बच्चों? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने लिखा 19(1)(a), देखना यहां पर, समझा नहीं बात? यानी कि ये क्या है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ। लिखिए। अब इस छोटी सी जानकारी से भी बहुत दफे आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं पीटी के अंदर। डन? गुड। चलिए, तो हमने भाग 4A तक देख लिया था। अब आते हैं पार्ट 5 के अंदर। देखो, जब आप इस चीज को समझना, जब आप संविधान के अंदर जाएंगे, क्लियर, तो आपको क्या दिखेगा? पार्ट के अंदर चैप्टर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? चैप्टर। अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4 में कोई चैप्टर नहीं था। पार्ट 5 में चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है और चैप्टर 5। क्या है? चैप्टर 5। चलिए, अब यहां से एक कोई गलतफहमी मत पाड़ लेना कि पार्ट 5 है तो इसमें पार्ट चैप्टर भी 5 है। ये सिर्फ संयोग है। क्लियर? नहीं, पार्ट 6 में 6 मिल जाए तो संयोग ही होगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि पार्ट 5 है, ठीक है, भाग 5 है तो चैप्टर भी 5 ही है। क्लियर? पहले चैप्टर में क्या दिया गया? द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। और चैप्टर के अंदर क्या होते हैं बच्चे? आर्टिकल्स। और 52 से लेके 78 तक एग्जीक्यूटिव दिया हुआ है। और इसी में क्या है भाई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, फिर आपको उसके मंत्री परिषद दिख जाएंगे, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद। क्लियर है? अब देखिए, जब आप चैप्टर 2 में आओगे तो क्या दिया गया? पार्लियामेंट दिया गया। और ये कहां से मिल जाएगा? 79 से लेके 122 तक अनुच्छेद। ठीक है जी? पहले तो स्ट्रक्चर को समझो कि संविधान है क्या, तब अंदर की बात करेंगे। ठीक है? तीसरा, इसके बाद पार्लियामेंट के बाद आपको एक आर्टिकल है 123। क्लियर? लिखिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का। हाँ, चैप्टर 3 में लिखा है। ठीक है, लिखें, राष्ट्रपति का कार्यपालिक शक्ति। देखो, इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। ठीक है? क्या बच्चे? अध्यादेश। क्लियर? अब लिखिए, नेक्स्ट इसमें आएगा जुडिशियरी, चैप्टर 4 के अंदर। और जुडिशरी यानी कि केंद्रीय स्तर पे जो जुडिशरी है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? और जो चैप्टर 5 है इसके अंदर, उसमें क्या आएगा? कैग। क्लियर?
और ये अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक आपका क्या है, क्लियर। अब ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों का जवाब है पीटी के अंदर, आप जान लो, ठीक है, सॉरी, क्लियर। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्लियर। 148 से लेके 151 तक, क्लियर। अब देखिए, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? संविधान है, संविधान के अंदर सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, प्रियम्बल या प्रस्तावना, इसके अलावा 22 भाग, ठीक है। भाग के अंदर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, चैप्टर, समझिए, चैप्टर के अंदर क्या दिखेगा, नहीं वो तो डिपेंड करता है ना कि किस जगह पे हो आप। चैप्टर के अंदर क्या दिखेगा, आर्टिकल, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्ट्रक्चर ऐसे समझना। पहला क्या है, संविधान में प्रियम्बल, प्रियम्बल के अंदर उसके बाद क्या दिखेंगे, पार्ट्स, ठीक है, नहीं पार्ट्स के अंदर क्या दिखेगा, चैप्टर, चैप्टर के अंदर क्या दिखेगा, आर्टिकल, क्लियर, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद के अंदर क्लॉज और उसके अंदर सब क्लॉज, खंड उपखंड कहते हैं, क्लियर। ये पूरा स्ट्रक्चर है, क्लियर है पॉइंट। अब देखो, मुझे आप लोग ये बताना, समझना पहले कंसेप्ट को, कि कोई पार्ट है, उसके अंदर कोई चैप्टर है, उसके अंदर कोई आर्टिकल है, उसके अंदर कोई क्लॉज है, उसके अंदर कोई सब क्लॉज है, ठीक है। जैसे 19(1)(a), क्लियर, ये किसमें है, पार्ट 3 के अंदर, नहीं, मान लो कि हमने इसमें आगे जाके, एक मिनट समझना, आगे जाके 19(1)(a) जोड़ दिया, क्लियर। तो क्या आप ये कहोगे कि हमने एक आर्टिकल बढ़ा दिया ना, आर्टिकल तो 19 ही है, उसके अंदर आपने हिस्से अलग अलग कर दिए, जोड़ते गए, क्लियर है। इसी कारण से समझो कि पहले भी अनुच्छेद 395 थे, आज भी अनुच्छेद 395 है, और आगे भी अनुच्छेद क्या रहेगा, 395 रहेगा, क्लियर। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो संविधान है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान, ठीक है जी। अब हम लौटते हैं कहां पर, जहां से चले थे, क्लियर। और चले कहां से थे बच्चे, क्लियर, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो सबसे पहले आते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी कि लिखित संविधान, ठीक है। अच्छा, लिखित संविधान के अंदर जो सबसे बड़ी बात होगी, क्लियर, वो बात क्या होगी कि ये क्या है कि एक कोडिफाइड होता है, यानी कि संहिताबद्ध है। और जो अभी आपने देखा कि संविधान, देखो अलग से उतार लेना, पहले समझ लो, ठीक है, क्योंकि बहुत दफे क्या होता है कि आप उतारने के क्रम में चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, रामायण में एक जगह बड़ी अच्छी चीज कही गई है कि एक संग न होए भुआलू, हसब ठठाए फुलाए गालू, ठीक है। एक साथ दो काम बहुत दफे नहीं हो पाते, जैसे कि ठहाके मार के हंसे और गाल भी फुलाए, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं और फिर लिख लेना, इट विल टेक हार्डली 1 or 2 मिनट टू जॉट डाउन, क्लियर। तो सबसे पहली बात क्या है, कोडिफाइड। जो अभी देखा हमने भारत के संविधान को, बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड है, नहीं खंड दर खंड एक एक चीज है। यदि आपको, ठीक है, अनुच्छेद फंडामेंटल राइट के अंदर बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है, उसके अंदर यदि कोई बदलाव करना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, पहले पार्ट 3 में, फिर अनुच्छेद 19 में, फिर उसके क्लॉज 1 में, फिर सब क्लॉज ए में, और तब जाके बदलाव करोगे। मतलब बिल्कुल पिन पॉइंटेड है। मतलब आप समझो कि ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते होंगे जीपीएस लोकेशन, जिसमें कि लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड बता के आपको एग्जैक्ट बता दिया जाता है कि भैया ये बंदा यहां पर इस जगह पे खड़ा है,
इज इट ओके? समझ में आ रही बात? जो नेविगेशन सिस्टम, ठीक यहां पर भी चूंकि संहिताबद्ध है इसीलिए क्या है, नेविगेशन सिस्टम। फिर इसको दूसरी तरीके से समझे आप। देखिए आपके पास दो तरह के कॉपी होते हैं, एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। अच्छा, फेयर कॉपी में क्या करते हो, क्लियर? अच्छा, ये पॉलिटी की भाई कॉपी है तो इसमें सिर्फ पॉलिटी का ही लिखेंगे। पॉलिटी के अंदर भी भाई फंडामेंटल राइट्स वाला जो इस हिस्से में मैंने लिखा है कॉपी के अंदर, तो वहीं जाके लिखूंगा मैं। यही तो करते ना, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन होती है। तो ये जो चीज है ना, रफ फेयर कॉपी जो है वो आपका क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? समझ आ गई बात? अब देखो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्लियर? वो रफ कॉपी जैसा होता है। क्लियर? आपने 5 पेज पॉलिटी लिखे, अच्छा उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास हो गई, ज्योग्राफी लिख दिया, फिर पता चला कि हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री लिख दिया, फिर पता चला पॉलिटी की क्लास हो गई, फिर पॉलिटी लिख दिया आपने। क्लियर? जिस क्रम में क्लास हो रही उसी क्रम में लिख के जा रहे हो, विषय के क्रम में नहीं लिख रहे हो। समझ बात? तो ये जो रफ कॉपी है वो आपका क्या है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, संहिताबद्ध नहीं है। इज इट ओके? तो पहला फर्क समझ में आ चुका आप लोगों को। लिखिए, पहला लिखिए, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है कोडिफाइड होती है। लिख लिया? देखिए दूसरी बात क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, संविधान सर्वोच्च है। देखिए भारत के अंदर समझना, भारत के अंदर ना न्यायपालिका, ना कार्यपालिका, ना विधायिका, ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, ना ही जुडिशरी, कोई भी बड़ा नहीं है। सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। और संविधान के अंदर ध्यान देना, जो कुछ भी व्यवस्था की गई है, ठीक है, जो भी पोस्ट है, जो भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बॉडी हो, सबको किसके हिसाब से चलना पड़ता है, संविधान के हिसाब से। लेकिन जब आप कहां चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तो वहां पर जुडिशरी सुप्रीम है। क्लियर? समझना। यदि आप कहां चले जाएं, यूके चले जाएं, तो वहां पर लेजिस्लेचर सुप्रीम है। क्लियर? लेकिन भारत में कौन सुप्रीम है? क्लियर? तो आप समझो कि एक दूसरा फीचर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। ठीक है? तीसरी बात, क्लियर, कि रिटेन बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली, किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संविधान सभा के द्वारा। क्लियर? अब चलिए इस चीज को और बेहतर समझने के लिए पहले एक आध बिंदु को समझ लेते हैं। ठीक है? बिल्कुल स्थिर से देखिए, सबसे पहले समझो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली और पार्लियामेंट में क्या फर्क है। ठीक है? फिर समझो कि संविधान और एक्ट में क्या फर्क है, तब जाके ये चीज समझ में आएगी आपको। देखिए ये क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझे, वन टाइम अफेयर, मतलब किसी विशेष पर्पस के लिए इसको बनाया जाएगा और वो उद्देश्य या पर्पस पूरा होते ही उसको भंग कर दी जाएगी। और संविधान सभा का विशेष उद्देश्य क्या था, संविधान का निर्माण। और संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून। क्लियर? नहीं, डिसॉल्व आफ्टर दैट। क्लियर? समझ आई बात? और तीसरी बात जो होगी, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर? अब आओ पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट क्या है, सबसे पहले तो ट्रांजिटरी है।
यानी कि चेंज होता है। अभी कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा, बोलो, पता है ना? ये कब से कब? 2019 से लेके 2024 तक। 2024 में इसका टेन्योर या कार्यकाल पूरा होगा और फिर नए, उससे पहले नए इलेक्शन हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, आप बोलोगे कि नहीं जी हमें तो ये पता है कि राज्यसभा तो भाई क्या है, स्थायी निकाय, परमानेंट बॉडी है। क्लियर? ठीक है, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, लेकिन उसके सदस्य परमानेंट है क्या? 6 साल के लिए चुने जाते हैं। समझना इस चीज को। तो जो पार्लियामेंट है बच्चों, वो क्या है? ट्रांजिटरी है, उसमें क्या होता है? चेंज होता है। क्लियर? और ये समय समय पे क्या होता जाता है? गठित होता जाता है, या इसके सदस्य चुने जाते हैं। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, ये जो बनाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट जो पास करेगा, वो क्या होगा? एक्ट होगा। क्या कहेंगे? अधिनियम। समझना? अब देखो, इसके बाद समझिए एक चीज और, ठीक है, पहले समझ लो फिर लिख लेना आप लोग। ओके, चलो अब देखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चे? आर्टिकल होता है, बिल्कुल ध्यान रखना। और एक्ट के अंदर क्या होता है बच्चे? सेक्शन या धारा होती है। क्लियर? इसमें क्या होती है? अनुच्छेद नहीं। जैसे आईपीसी का, ठीक है, सेक्शन होगा इंडियन पिनल कोड का, लेकिन संविधान के अंदर आर्टिकल्स होगी। अब इससे पहचान कर लोगे, जैसे आईपीसी लिखा हुआ है मतलब किसी भी एक्ट का कोई सेक्शन है, ठीक है, और यदि आर्टिकल लिखा हुआ है तो क्या है बच्चे? वो संविधान का हिस्सा है। बिल्कुल फंडामेंटल्स को क्लियर करें हम। मैं मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, और तब जाके आप चीजों को क्या कर पाएंगे? बेहतर सीख पाएंगे, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द क्लीन स्लेट। दिस पॉइंट इज क्लियर? अब देखो, चलो पहले आप इतना लिख लें, इतना लिख लें आप, ठीक है। अच्छा, ये सब मैं पहले इसलिए समझा दे रहा हूं कि आगे मैं बोलूंगा सेक्शन, आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज, पार्ट, नहीं तो आपको आगे दिक्कत ना आए, और साथ में कंसेप्ट भी क्लियर होती जा रही है आपकी। संजय जी कोई क्वेरी है उधर? लिख लिया? ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बैठ चुका कि भाई आर्टिकल है तो संविधान, सेक्शन है तो क्या है? एक्ट। क्लियर? अब इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, ये भी लिख लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट, डन, गुड। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। चलिए, लेकिन एक एक्सेप्शन हुआ करता था,
लेकिन फिर भी इसको समझ ले, था भी है तब भी समझ ले, ठीक है। मैं यहाँ एक्सेप्शन या क्या लिखता हूं बच्चे, अपवाद। देखो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करती थी, हाँ है ना। आपको पता ही है कि आर्टिकल 370 को अभी भी टेक्निकली खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस गोली से बारूद निकाल ली गई है, समझ आई बात, क्लियर। तो जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान हुआ करता था, क्लियर, उसमें क्या हुआ करते थे, सेक्स, ठीक है। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अर्लियर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, यहां कर देता हूं मैं, यूज्ड टू हैव सेक्शन इंस्टेड आर्टिकल्स, क्लियर। जम्मू कश्मीर के संविधान में धारा होती थी, ना कि अनुच्छेद। लिख लिया, चलिए। तो मैं आशा करता हूं कि लिखित संविधान आप लोगों का क्लियर होगा, बोलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब थोड़ा सा लिख लो आप लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, 2-3 पॉइंट, बिल्कुल उल्टा ही लिखना है, ठीक है। लिखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखिए अलिखित संविधान। तो सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लो कि लिखित संविधान हो या अलिखित संविधान हो, दोनों ही लिखा हुआ है। Whether it is a written constitution or unwritten constitution, both are written. Clear? Actually, the difference lies in whether it is a codified or not codified. If it is not codified, then it is unwritten constitution, and if it is codified, then it is a written constitution. Clear? तो ये बिल्कुल शाब्दिक अर्थ पे तो जाना ही मत, ठीक है। लिखिए नॉट कोडिफाइड, लिखिए पहला नॉट कोडिफाइड, हाँ लिख लीजिए गैर संहिताबद्ध, गैर संहिताबद्ध, ये लिख लिया अलिखित संविधान। लिखे दूसरा, लिखे पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लिखिए संसद सर्वोच्च होता है, लिख लिया। एक्ट, पहले मैं इंग्लिश लिख देता हूं फिर हिंदी लिखवा दूंगा। एक्ट इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट became part of constitution, क्लियर। लिखिए संसद के द्वारा बनाया गया अधिनियम संविधान का हिस्सा होता है। अच्छा इंडिया में होगा क्या ऐसा, संविधान अलग एक्ट अलग, लेकिन वहां पर क्या है, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, वो संविधान का हिस्सा है, क्लियर है। अच्छा पार्लियामेंट तो किसी भी चीज पे एक्ट बना रही होगी, कभी इन्वायरमेंट पे, कभी डिफेंस पे, कभी फाइनेंस पे, किसी भी चीज पे एक्ट बना रही होगी, तो वहां पर कोई चीज एक तरीके से होगा क्या, समझ, फर्क समझ में आ चुका। यदि आज आपसे पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद हैं, क्या जवाब दोगे, 395। कितने थे, 395। कितने होंगे, जब तक कि संविधान के अंदर ही कुछ उलटफेर ना कर दिया जाए। इज इट ओके, क्लियर कि ना जी, हमें तो अब आर्टिकल बढ़ाने ही बढ़ाने। इज इट ओके, क्लियर है ये पॉइंट। चलिए बच्चे अब आगे जो एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जाम्पल लिख लीजिए, इंडिया और यूएसए। रिटन रिटन लिखित संविधान के अंदर इंडिया और यूएसए। क्लियर? अनरिटन और लिखित के अंदर लिखो ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। ठीक है जी। तो संविधान क्या है ये समझ में आ चुका। उसका पहला वर्गीकरण आपने सीख लिया कि लिखित संविधान क्या होती है और लिखित संविधान क्या होती है, रिटेन और अनरिटेन क्या होती है। अब जो मैं आगे बढ़ रहा हूं वो दूसरे क्लासिफिकेशन पे, दूसरे वर्गीकरण पे, और वो क्या है कि आपका पहले समझना फिर लिखना बच्चों, रिजिड और फ्लेक्सिबल। क्लियर? नहीं, हिंदी में कहते हैं अनम्य, और बिल्कुल शब्दावली भी हिंदी का मतलब जो संवैधानिक शब्दावली है, कीवर्ड्स है, उसको यूज करो आप, ये बड़ा फर्क लाएगा। ठीक है? और अभी से इन चीजों को आप इनकलकेट करेंगे ना, तब जाके मेंस में वही लिखोगे। समझ में आई बात? लिखने को यहां पर आप कठोर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा मानक है। ठीक है? और ये क्या होगा? नम्र। ठीक है? कठोर और लचीला। समझ आई बात? अच्छा, आप सीधे तौर से बताओ, कठोर क्या होता है? जो नहीं बदलता, या बदले भी तो बड़ी मुश्किल से बदले। सिंपल टर्म में तो यही समझते हैं ना हम आप, यहां भी वही है बच्चे। क्लियर? और फ्लेक्सिबल क्या है? आसानी से बदल जाए, बहुत दबाव डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो लिखिए, which does not changes or changes with difficulty। नहीं, लिखिए, जो नहीं बदलता या फिर मुश्किल से बदलता है। क्लियर? लिखिए, वेरी इजी टू अमेंड, वेरी इजी अमेंड। आसानी से बदलाव या संशोधन किया जा सके, इतना तो समझ में। अच्छा, तो आसानी से या मुश्किल से बदलाव हो रही है, इस चीज को समझने के लिए बदलाव की प्रक्रिया को समझना होगा। बोलो हाँ या ना? लॉजिकल है। अच्छा, बदलाव की प्रक्रिया कहां पर होगी? संसद में होगी। क्लियर? और संसद बदलाव कैसे करेगी? मतों से। क्लियर? मेजॉरिटी से, बहुमत से। तो अंत में आपको क्या समझना पड़ेगा? बहुमत के प्रकार। तब आप समझ पाओगे कि कोई भी बदलाव जो है लचीला क्यों है या ठीक है कठोर क्यों है। समझ आई बात? तो इस पूरे कंसेप्ट को या अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? अलग अलग तरह के मेजॉरिटी को समझते हैं। क्लियर? अच्छा, मैं अभी आज की तारीख में आपको संसद नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस चीज को समझने के लिए संसद की इस बात को समझना जरूरी है। ठीक है? और बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा, बेफिक्र रहें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। लिखिए, बहुमत के विभिन्न प्रकार। ठीक है? सबसे पहले समझेंगे सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत।
दूसरा समझेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत। ठीक है, तीसरा समझेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। लिख लिया। और फिर लास्ट में स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। ठीक है जी। अब देखो स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर तीन बातें होंगी। ठीक है, एक क्या होगी बच्चे, आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249। लिख लिया। फिर बात होगी आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। लिख लिया। फिर लिखें आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61। बारी बारी से समझा रहा हूं। इसके अंदर भी दो होगी, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। ये लिख लीजिए, खंड 1 खंड 2। ठीक है बच्चों, अब बारी बारी से एक एक को समझते हैं। ठीक है, और फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, जहां ना समझ में आए वहीं रोको, वहीं पूछो। क्लियर? बेफिक्र होके आप अपने प्रश्न रखो। ठीक है, आपको सारे लेक्चर प्लान भी मिल जाएंगे। ठीक है, समझना। और जो लेक्चर जिस दिन होने वाली है उससे पहले उसको एक बार पढ़ के आओ, ताकि आप अपने कंफ्यूजन को भी पूछ पाए और कुछ वैलिड क्वेश्चंस भी उठा पाए। समझ में आई बात? क्लियर? तो मतलब जब जहां जो चर्चा हो रही है ना, वो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार दो। क्लियर? क्लियर? तो देखो बच्चों, नेक्स्ट है बारी, सबसे पहले समझते हैं सिंपल मेजॉरिटी, नहीं साधारण बहुमत। अच्छा, नाम ही कह रहा है साधारण बहुमत, तो ये बहुमत बड़े ही साधारण तरीके से हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर? पहले समझ लो इसमें क्या होता है। देखो दो बातें हैं, एक होता है भाई प्रेजेंट, क्लियर, और एक होता है वोटिंग, उपस्थित एवं मत डाल। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। पहले समझ लीजिए फिर आप लिख लेना। ठीक है, देखो मैंने पहली बात तो यहां क्लियर कर दूं, 51% नहीं लिख रहा हूं, 50% +1 लिख रहा हूं। दोनों में फर्क है। 100 का 51% तो 51 हुआ, क्लियर, और 50% +1 भी 51 ही हुआ। लेकिन 1,00,000 का 51% कर लो और 50% +1 कर लो, दोनों में संख्या अलग अलग आ जाएगी। तो ये कंफ्यूजन तो यहीं खत्म कर लो, 50% +1। चलिए मान लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए हम लोकसभा की बात करते हैं। ठीक है जी, लोकसभा, लोकसभा की में आज की तारीख में कितने सदस्य हैं? 543। ठीक है जी, नहीं एक सीट वैकेंट हो गई, लेकिन हम समझते हैं फिर इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन हुआ भी है। ठीक है, अभी इस पे ध्यान देते हैं। 543 आज की तारीख में। ठीक है, मान लो कि बैठक हुई लोकसभा की और प्रेजेंट कितने थे बच्चों? 500। क्लियर है पॉइंट? है ना, 500 यानी कि 43 सदस्य आज नहीं आए। क्लियर?
अब उस 500 में से भी मान लो वोट कितने ने दिया, 400 ने, यानी कि 500 सदस्य आए, बहस में हिस्सा लिया, अपनी बातों को रखा, लेकिन जब वोटिंग करने की बात आई उस तो 100 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ना हाँ बोला ना बोला, चुपचाप बैठे या वॉकआउट करके बाहर निकल गए। क्लियर? तो अब कहा जाए कि प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हुआ, बोलो 400। तो इस 400 का बच्चों आधा कितना होगा, 200। क्लियर? जमा एक इसमें ऐड कर लो आप, तो कितने हो गए, 201। क्लियर? जैसे ही ये मिल गया, क्लियर, वो प्रस्ताव पारित हो जाएगी, पास हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलिए लिखिए। और कम से कम 2 रिवाइज करना जो आज पढ़ा है, ठीक है? क्योंकि आगे जाके मैं तो यही रेफरेंस दे दूंगा ना, बच्चे उस समय बताया था सिंपल मेजोरिटी है, वो नहीं बात समझ आ रही है। रिवीजन का एक फायदा ये भी होगा, यदि नहीं समझ में आई तो फिर कल पूछोगे। गॉट दैट? लिख लोगे, साधारण बहुमत, लोकसभा, उपस्थित एवं मत डालने वाला। लिख लिया बच्चे? अब देखते हैं, कुछ उदाहरण भी यहीं पे सीख लेते हैं कि कहां कहां इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों? कहां कहां इसकी जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ूं? बोलिए। तो एज फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, पहला लिखिए ऑर्डिनरी बिल में, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। यहीं पे मैं जो जो इंपॉर्टेंट है उसके आर्टिकल में लिखता जाऊं। 107 साधारण विधेयक। लिख लिया? एक चीज ध्यान देना, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको उतना ही पढ़ना है जिससे एग्जाम क्लियर हो जाए, दैट्स ऑल। सभी लोग मान लेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो, गॉट दैट? यानी कि 395 आर्टिकल रटने नहीं है, उन्हीं को याद रखना है जहां से प्रश्न आते रहे या आ सकते हैं। अब देखो सोचो थोड़ा सा, ठीक है, कि इस बार राष्ट्रपति के ऊपर प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में, क्यों पूछा गया? पिछली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अब समझना, अब 9th बीपीएससी की यदि बात की जाए और यदि लोकसभा का चुनाव अगले के चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर यदि पीटी और मेंस में उससे संबंधित जो इशू एरिया है उससे क्वेश्चन आ जाए तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये तो अपेक्षित है ना, आप समझिए। तो प्रश्न पूछे जाते की भी वजह होती है, उस वजह को जब आप समझोगे एनालिसिस के माध्यम से तो फिर आप खुद भी इस स्थिति में होंगे कि पता कर पाएंगे कि इन सेक्शन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इज इट ओके? चलिए, तो पहला लिख लिया ऑर्डिनरी बिल, दूसरा लिखो मनी बिल, धन विधेयक, आर्टिकल 110। लिखिए, लिख लिया? फिर लिखना फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल मत लिखना, क्लियर? बताऊंगा आगे। आर्टिकल 117, इसी पे प्रश्न पूछा इस बार यूपीएससी ने, फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में। अब बड़ा ही कंसेप्ट है इसके अंदर, ट्रिकी सा क्वेश्चन था, ठीक है? समझेंगे, आगे समझेंगे जब मैं आपको संसद पढ़ाऊंगा। क्लियर? फिर लिख लीजिए नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस मोशन। लिखिए विश्वास प्रस्ताव, नो
कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लोकसभा में लाया जाता है। प्रधानमंत्री लाते हैं क्या, विश्वास प्रस्ताव, और विपक्ष के लोग क्या, प्रस्ताव। क्लियर। और इसके पारित होने या न होने से सरकार बनी रहती है या सरकार गिर जाती है। क्लियर है पॉइंट। फिर लिखिए, एक होता सेंसर मोशन, लिखिए निंदा प्रस्ताव। फिर लिखिए एडजॉर्नमेंट मोशन, लिखें काम रोको प्रस्ताव। रिमूवल ऑफ वीपी, उपराष्ट्रपति को हटाना। अच्छा, इसमें लोकसभा में जरूरत पड़ती है जब लाया जाता है तो सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर। और ये किसमें है, आर्टिकल 67। लिखिए उपराष्ट्रपति का को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा, राज्यसभा में अलग मेजॉरिटी की जरूरत होती है, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्लियर। अनुच्छेद 67 लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, आगे बढ़े। अब देखो इसी से कितने पीटीए क्वेश्चन बन सकते हैं न जाने। ठीक है, कम से कम 50 सवालों का जवाब यही हो चुका अभी तक जो आप पढ़ चुके। क्लियर। फिर लिखिए डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। लिखिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा। फिर लिखना बच्चों स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल या जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और इसके लिए आर्टिकल 356 लिख लिया। ये सब उदाहरण है सिंपल मेजॉरिटी के। लिखिए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इलेक्शन का लोकसभा और दूसरा विधानसभा। देखिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा और विधानसभा। विधानसभा कहाँ होंगे, स्टेट्स। ठीक है। और ये कहां पर होगा बच्चों, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सेंट्रल लेवल पे। लिख लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 368(2). ठीक है, इन स्टेट असेंबली, इन स्टेट असेंबली। लिखिए संविधान संशोधन विधेयक 368 क्लॉज 2 राज्य विधानसभा में। ठीक है, केंद्र में तो भाई स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, अलग से बता रहा हूं आपको, गलती मत करना।
इतने पे आपको ऑप्शन में उलझा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि सिंपल मेजॉरिटी क्लियर होगा आप लोगों का। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो आप, ठीक है, वरना मैं अगले पे आता हूं। ठीक है, तो हमने अभी जो देखा, जस्ट सो वी हैव फिनिश्ड दिस। क्लियर है? चलिए, अब किस पे आते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी पे। चलिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्लियर? प्रभावी बहुमत पहले समझ लो फिर लिखना। अच्छा, प्रेजेंट और वैकेंट में फर्क समझ में आता आपको? उपस्थित और रिक्त। हाँ, रिक्त में कोई सदस्य होगा ही नहीं, नहीं। और एब्सेंट में क्या है? सदस्य है, उस दिन नहीं आया, जब कार्यवाही चल रही थी उस समय नहीं था। ये फर्क समझ में आ गया? तो यहां पर इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है। क्लियर? तब जाके आप इफेक्टिव मेजॉरिटी को समझ पाओगे। प्रभावी शक्ति क्या होती है? देखिए, इसके लिए आपको समझना है, ये होता क्या है, टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंट। वैकेंट रिक्त बोल रहा हूं, अनुपस्थित नहीं बोल रहा हूं। मान लो कि 543 सदस्य हैं, क्लियर, जिसमें से 3 क्या है, वैकेंट है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितने हो गए बच्चे? क्लियर? अब इसका जो 50% प्लस 1 होगा, ठीक है, वही क्या होगा बच्चों? इफेक्टिव मेजॉरिटी। समझ आई बात? क्लियर है? बोलिए। तो इसको लिख लो, ये लिख लोगे, प्रभावी बहुमत। चलो, इस हिस्से को मैं आगे अभी अलग से लिखवा देता हूं, ठीक है। लिख लिया है? आप लिखो, प्रभावी शक्ति कुल सदस्य माइनस रिक्त। लिख लिया? अब मैं आगे लिखता हूं, इफेक्टिव मेजॉरिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। लिख लो, प्रभावी बहुमत बराबर प्रभावी शक्ति जी, ये मैं समझा रहा हूं आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ, लेकिन ये तब सॉरी मेजॉरिटी, लेकिन तब समझ पाओगे जब इफेक्टिव स्ट्रेंथ को समझोगे। जितनी इफेक्टिव स्ट्रेंथ आई उसका आधा जमा 1 क्या होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्लियर है ये पॉइंट? और इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालना क्या है? बिल्कुल आसान काम है, नहीं? टोटल सीट में से वैकेंट को माइनस कर दीजिए, दैट्स ऑल। लिखिए, एग्जाम्पल जानना चाहोगे आप? बोलिए, लिखिए। एज फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। लिखिए, उदाहरण, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को
हटाने की प्रक्रिया। क्लियर? पहले लिख लिया। अच्छा, अभी एक चीज मैंने आपको बताया। अब देखो ये सारे क्वेश्चन है बच्चे, नहीं सारे क्वेश्चन है जो एक एक चीज मैं बोल रहा हूं आपको। लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, समझना, और विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, क्लियर, इनको चुनने के लिए क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। और इनको हटाने के लिए क्या चाहिए? ये तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट का बोला। वाइस प्रेसिडेंट तो क्या होते हैं, ठीक है, चेयरमैन राज्यसभा होते हैं। मैं डिप्टी चेयरमैन की बात बोल रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण लिखो इसका। आप पहला तो लिख लिया आपने, दूसरा उदाहरण लिखिए। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रिमूवल, क्लियर। और ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहां के? लोकसभा, और दूसरा विधानसभा। इज इट ओके? वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इसको भी हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। चुनने के लिए क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर है पॉइंट? साधारण बहुमत। ये समझ में आ चुकी बात? चलिए अब देख लो, तीसरा क्या है हमारा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अच्छा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, पूर्ण बहुमत। अच्छा, पूर्ण क्या होगा? कोई इफ एंड बट होगा क्या? कोई शर्तें लागू होगी क्या? कोई आए, कोई मरे, कोई जिए, कोई एब्सेंट हो, नहीं, वैकेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल स्ट्रेंथ का आधा जमा एक क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजर। समझ आई बात? फर्क समझ में आ रहा है? एक में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 था सिंपल मेजोरिटी में। इफेक्टिव मेजोरिटी में मैंने क्या बताया? हाँ, वैकेंट वाले को हटा के तब था 50% प्लस 1। अब मैं किस में? नहीं, दो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, दैट सफिशिएंट। ठीक है, अब आगे मैं बता रहा हूं कौन सा एब्सोल्यूट या पूर्ण बहुमत। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है आपको? आगे बढ़े, ठीक है। लिखिए, इसमें टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। लिखिए, टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। क्लियर? यानी कि 543 का आधा जमा एक। क्लियर? नहीं? अब यहां पर एक पेंच है, समझना थोड़ा सा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आप लोगों को, समझना। ये तो बात समझ में आ गई। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कोई आए जाए, एब्सेंट हो, वैकेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल का आधा जमा एक, ठीक है। अब देखो, जो कॉन्फिडेंस मोशन होती है, नहीं, अभी बताया था मैंने, जो विश्वास प्रस्ताव होती है वो कौन लेके आता? प्रधानमंत्री लेके आते हैं, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता? विपक्ष लेके आता, ठीक है। अब इसके लिए क्या चाहिए? हमने बताया सिंपल मेजोरिटी। बोलो है ना? सिंपल मेजोरिटी बताया। और सिंपल मेजोरिटी क्या है भाई? 50% प्लस 1। क्लियर? चलो, ये तो समझना गणित को थोड़ा सा सिंपल सा। क्लियर?
देखिए, मतलब लोकसभा में 543 सदस्य, आधा जमा एक करोगे तो 273 चाहिए, ठीक है। जिसके पास भी ये होगा उसी की सरकार है और बनी रहेगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, जानते हो? एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसको कहते हैं मैजिक फिगर, जादुई आंकड़ा। प्रश्न पूछा जाता है ये, क्लियर। जिसके पास भी होगा उस दल या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री होगा, और राज्य स्तर पे उस दल या गठबंधन का नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। समझिए इस चीज को। इसीलिए कर्नाटक में सिद्धारमैया है और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। समझिए इस चीज को। अब क्या हुआ, ठीक है, समझना कि इनके पास मान लो कि 350 सदस्य हैं। एक एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं दे रहा हूं समझने के लिए, 350 सदस्य हैं, ठीक है जी। और बाकी के क्या है? कांग्रेस के पास। तो स्पष्ट तौर से बहुमत तो इन्हीं के पास है। लेकिन हुआ क्या उस दिन, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें से 150 सदस्य नहीं आए, क्लियर, नहीं आए और वोटिंग नहीं किया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, क्लियर। कांग्रेस के सारे सदस्य आ जाएंगे नहीं? तो जब वोटिंग होगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग होगी, तो भाई इनके पास सदस्य हैं लेकिन नहीं आए, क्लियर, और इनके पास सदस्य कम है लेकिन सारे आए। इसके कारण से क्या होगा? ये जीत जाएंगे। तो ऐसा कोई पार्टी जिसके पास इतने सदस्यों होने देगा क्या? वो तो कहेगा कि भैया किसी भी हाल में, आईसीयू में भी हो तो आओ, वोट डालो, फिर चले जाना, क्लियर। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, उस दिन कोई अनुपस्थित नहीं होता। जब कॉन्फिडेंस मोशन की बात होगी या नो को, तो एक भी सदस्य अनुपस्थित नहीं होगा, सभी आएगा। वो विप जारी कर दी जाती है, मैं चर्चा करूंगा आगे कि विप क्या होता है, ठीक है, समझना। तो हुआ क्या, 543 के 547 सदस्य आए। तो जो बात थी किस चीज की, सिंपल मेजोरिटी की, वो क्या हो गई? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। समझ आई बात, क्लियर। तो संविधान, सॉरी, जो रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा है उसके हिसाब से कॉन्फिडेंस मोशन के लिए क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी, क्लियर, रूल्स के हिसाब से। लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या हो रहा है? ये पॉइंट क्लियर है, क्लियर। तो ये चीज होती है, क्लियर। नाउ अब देखिए, नेक्स्ट जो मैं आता हूं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन स्थिर से समझोगे और मैं समझा रहा हूं आपको, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और वो क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि विशेष बहुमत। लिख लीजिए, विशेष बहुमत, ठीक है जी। अब देखो, जैसे ही विशेष बहुमत आए ना, तो आप समझ लेना 2/3। पहली बात, स्पेशल मेजॉरिटी आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? 2/3। लेकिन 2/3 भी तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ना, बोलो है ना? 2/3 भी तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो अब देखते हैं, इसी के कारण से स्पेशल मेजॉरिटी हमने देखा कितने तरीके के? 4 तरीके के, 3 तरीके के, 368 में 2 तरीके देखे, यानी कुल मिला के तो 4 ही हुए ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं चर्चा कर रहा हूं, अनुच्छेद 249 की, समझना और फिर लिखना, ठीक है। अच्छा, आगे से मैं ऐसा करूंगा ना, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है। आगे अंडर आर्टिकल, समझ लेना, इसका मतलब अनुच्छेद 249 के। देखिए, एक हमारा शेड्यूल 7, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। उसमें क्या है? एक यूनियन लिस्ट है, क्लियर। एक क्या है? स्टेट लिस्ट बच्चों, और एक क्या है? कंकरेंट लिस्ट। समझना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संघ सूची, लो फिर लिखना राज्य सूची,
लिखने की तो चिंता ही मत करो, ठीक है, यू विल गेट स्पेयर टाइम फॉर दैट पर्पस, ठीक है, क्योंकि एक बार आप समझ में आ गई ना बात, तो फिर हमेशा दिमाग में, फिर से कुछ बोल लूं क्या, संस्कृत में कहा गया कि पुस्तकेषु यासु विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नाशा विद्या ना तद्धनम, कि पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जब जरूरत होती तो दोनों में से कोई काम नहीं आता, तो विद्या इधर और अपना पैसा अपने अकाउंट में अपने बटुए में, क्लियर, तो समझने पे जोर डालते हैं, लिखवा तो आप लिख तो लोगे। ये क्या है बच्चे, समवर्ती सूची, क्लियर, देखो लॉ इनएक्टेड बाय, कानून बनाया जाता है, इसमें ओनली पार्लियामेंट से पार्लियामेंट बनाएगी, केंद्र बनाएगी, जनरली स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, कि विधान परिषद भी तो है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब कुछ अपवाद होंगे, एक्सेप्शंस आर देयर, क्लियर। तीसरा क्या है, कंकरेंट लिस्ट, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर, समझ लें आप। तो संघ सूची पे सिर्फ पार्लियामेंट, राज सूची पे साधारण परिस्थितियों में कौन, क्लियर, और समवर्ती सूची पे, क्लियर, दोनों ही बना सकती है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड डॉक्ट्राइन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी वगैरह वो मैं बाद में चर्चा करूंगा, अभी बस इतने को समझो। अब देखो जो राज सूची में दिए गए विषय हैं उसके ऊपर साधारणतया कानून कौन बनाता, बोलिए, स्टेट बनाता, समझना, लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस आपको अंडर आर्टिकल मैं लिख दे रहा हूं 169, 249, 250, 251, अभी मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा इसीलिए अभी, ठीक है, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं 252, 253, क्लियर, उसके बाद 312, 352, 355, 356, 360 और 365, ठीक है जी, इतने सारे आएगी, अपने समय पे ये चर्चा होगी, ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, लेकिन इतने सारे हैं मोटे तौर से जो कि एक्सेप्शन है, राज सूची में रहते हुए भी इस परिस्थितियों में कानून कौन बना सकती है, केंद्र या पार्लियामेंट बना सकती है। उसी क्रम में अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो 249 का, ठीक है जी। अब देखो 249 कहता क्या है, क्लियर, 249 ये कहता है, क्लियर, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं लैंग्वेज का बहुत ही कम इस्तेमाल करूंगा स्पीटी वाले में, ठीक है, और मेंस वाले में आएंगे तो लैंग्वेज तो इस्तेमाल होगी ही होगी, वहां तो आपको सिखलाना ही है हमें, ठीक है, समझना। 249 में क्या दिया है बच्चे, अंडर आर्टिकल 249 कि यदि, क्लियर, नेशनल इंटरेस्ट की बात, इफ राष्ट्रीय हित और एक्सपीडियंसी अति आवश्यक हो, क्लियर, यदि राज्यसभा passes a bill with 2/3, यहां लिख दे रहा हूं प्रेजेंट एंड वोटिंग, पी एंड वी मतलब हमेशा समझ लेना प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मत डालने वाले, ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्लियर, यहां तक पॉइंट समझ में आ चुका। तो क्या होगा कि
ये यदि पास हो जाता है तो पार्लियामेंट ऑथराइज्ड टू enact law on state list subject for next 1 year। ये सारे एक एक बिंदु आप में के लिए एक एक प्रश्न है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत उपस्थित एवं मत डालने वाले, ये भी गौर कर लो, से एक प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय के ऊपर संसद कानून बनाए, तो संसद फिर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। इज इट ओके? विषय किसका? राज्य का। कानून कौन बना रहा है? क्लियर? अब प्रश्न ये उठता है कि राज्यसभा से ही क्यों पूछा? जैसा कि नाम कहता है कि राज्यों का सभा है, जो राज्यों का जो हित है उस हित की रक्षा कौन करता है? राज्यसभा। कैसे करता? मैं पार्लियामेंट के अंदर जब आऊंगा तो चर्चा करूंगा। अभी इतना आप समझ लो कि 2/3 क्या चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर? समझ आई बात? तो ये एक तरीके का क्या हुआ? विशेष बहुमत हुआ। तो आप लोग लिखिए, मैं लिखवा दे रहा हूं। ये पहले लिखिए। हाँ, लिख लेंगे। ये अनुसूची 7, ठीक है। जहां दिक्कत हो हिंदी में पूछ लेना, हो सकता है कभी नहीं फ्लो में एक आध कुछ हिंदी ना बोलूं। डन। नेक्स्ट पेज पे आऊं। ये लिख लिया ना, साधारणतया राज्य विधायिका, संसद एवं राज्य विधायिका दोनों ही, और ये सिर्फ संसद। लिख लिया बच्चे? अब ये लिख लो, अपवाद। डन। यदि मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, राष्ट्रीय हित अति आवश्यक, ये दोनों लिख लिया।
रिवाइज करके आना, मैं कल पूछूंगा भी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बदमाशी करता हूँ मैं ये सब। हाँ हाँ, ये लिख लिया अति आवश्यक, ये लिख, यदि राष्ट्रीय हित, पहला पॉइंट लिखो, दूसरा लिखो अति आवश्यक, और तीसरा मैं लिखवा दे रहा हूं, तीसरा ये वाला पॉइंट लिखवा दे रहा हूं। लिखिए, यदि राज्यसभा 2/3 उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों के द्वारा, ये जो वर्ड है ना बिल, इसकी जगह मोशन लिख लो, ठीक है। सदस्यों द्वारा, उपस्थित एवं मत डालने सदस्यों द्वारा, लिखा 2/3 बहुमत से, क्या क्या लिखा, क्या मत डालने वाले, यदि राज्यसभा 2/3 उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों से एक प्रस्ताव पारित करे तो ऐसी स्थिति में लिख लिया, संसद राज्य सूची में दिए गए, राज्य सूची में दिए गए उस विषय के ऊपर अगले 1 साल तक विधि बना सकती है। क्लियर है? चलो अब अगला सिर्फ समझ लो, लिखवा कर दूंगा मैं, ठीक है। देखिए समझिए, अब बारी आती है अनुच्छेद 368 की। क्लियर? क्लियर है? 368 की, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। चलिए, इसमें 2 तरीके के होते हैं। क्लियर? एक नॉन फेडरल और एक फेडरल, नहीं, संघीय और गैर संघीय, ठीक है बच्चों, समझना। और संघीय का लेना देना सिंपल समझो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, समझाई बात? आगे तो चर्चा होगी ही कि फेडरल और यूनिटी टाइप के क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वाला जो कोई होगा विषय, तो फेडरल में आएगा। यदि ऐसा ना हो, जैसे जीएसटी केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस के पावर को ऊपर नीचा करना हो, या सुप्रीम कोर्ट के, तो फेडरल वाला होगा। क्लियर? ऐसा और भी कुछ हो सकता है जो कि नॉन फेडरल हो, जो कि केंद्रीय सूची में दी गई, जैसे विदेश नीति से संबंधित कोई कानून बना है, उसमें कोई बदलाव करना चाहा संविधान के अंदर, तो फिर तो गैर संघीय होगी, क्योंकि वो तो केंद्र सूची के अंदर यानी संघ सूची के अंदर है। समझना इस बात। तो बात आती है किसकी? सबसे पहले गैर संघीय को समझते हैं, मतलब टाइप 1 की। क्लियर? अब इसके जो पास होने की प्रक्रिया है, यहां भी एक चीज आप तो जान लो
2/3 तो आएगा, लेकिन उस जैसा 2/3 नहीं आएगा जैसा अभी हमने देखा 249 के अंदर। क्लियर है पॉइंट? सबसे पहले आप ये समझिए इसमें है क्या। इसमें ध्यान देना, लोकसभा या राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है। लोकसभा और राज्यसभा के पास क्या है? समान शक्तियां। पहली बात तो कहीं भी लाया जा सकता है, दोनों जगह पारित होने का एक ही तरीका होगा। इसमें क्या चाहिए? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर? एक एडिशनल शर्त और है इसमें कि ये हमेशा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ऊपर ही होना चाहिए। क्लियर? मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं आप लोगों को, समझिए। सभा के अंदर मान लो 543 हैं अभी की तारीख में, समझिए। आज कितने आए? मान लेते हैं 400 ही आए प्रेजेंट। क्लियर? 400 में से 300 ने ही वोटिंग भी की। क्लियर? तो 300 का 2/3 कितना होगा बच्चे? 200। लेकिन ये पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 273 से क्या है? कम है। समझ आ रही बात? अतिरिक्त शर्त क्या रख दी गई? ये जो 2/3 आ रहा है ना भाई, वो हमेशा ही किससे होना चाहिए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ऊपर होना चाहिए। तो ये पास नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दूसरी स्थिति को देख लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है? अनदर एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज 543 मेंबर्स आते हैं। ओके, टुडे 540 केम। क्लियर? प्रेजेंट इतने हैं, ठीक है? 535 क्या किया भाई? प्रेजेंट एंड वोटिंग। बोलिए। अब इसका 2/3 आप यदि करोगे तो 273 से ऊपर ही होगा ना, समझना। इट इज गोइंग टू बी मोर देन 273। क्लियर? तो दिस वन विल पास। समझ आई बात? क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है? यहां पर सिर्फ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब नहीं है, देयर इज एडिशनल कंडीशन कि वो 273 से ऊपर होना चाहिए। नहीं, उससे ऊपर। हाँ, तो क्या वो फेडरल या नॉन फेडरल? नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं बात जो कर रहा हूं वो नॉन फेडरल की ही बात कर रहा हूं। आप देख लो, देखो कंफ्यूज मत हो, ठीक है? सॉरी, टाइप 1 की बात कर, मैं अभी टाइप 2 पे गया ही नहीं। समझ आई बात? समझना। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब चलो थोड़ा सा टाइप 2 को समझ लेते हैं, ठीक है? ये कौन सा है बच्चों? फेडरल वाला है ना? बोलिए। अब देखो, इसमें 368 1 का तो सब कुछ होगा ही होगा। क्लियर? सेम प्रोसेस नहीं, प्लस एक और शर्त जोड़ दी गई। क्लियर? 50% +1 विधानसभा। क्लियर? विधानसभा से सिंपल मेजॉरिटी में इसको क्या करना है? पास करवाना है। तो हमारे पास टोटल कितने विधानसभा है? नहीं, विधानसभा कितने राज्य हैं? 28। तो 28 का आधा कितना हुआ? 14, ठीक है? +1, 14 +1 ना, 14 + 1 15, ठीक है?
28 राज्य है, 28 का आधा 14 जमा 1 कितने हो गए 15। 15 राज्यों से विधानसभा से साधारण बहुमत में पारित करवाना पड़ेगा। क्लियर? ये तो करोगे ही करोगे, मतलब जो फेडरल वाला होगा, जैसे जीएसटी वाला कानून लाया गया, जीएसटी के लिए जो बदलाव हो गया, कानून नहीं, जीएसटी के लिए जो बदलाव किया गया हमारे संविधान के अंदर, समझो इस बात को, तो उसके लिए ये 368(1) वाला तो फॉलो करना ही पड़ा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, दोनों अलग अलग, लोकसभा में अलग से पास करवाना पड़ेगा, राज्यसभा में अलग से, ये तो हो ही गया। और उसके बाद कम से कम 15 विधानसभा से भी साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूं हाल फिलहाल का, एक तो जीएसटी वाला, क्लियर, और एक था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, उससे संबंधित जो एक्ट था। क्लियर? अब खूबसूरती देखो, इतना सब कुछ हो गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर संवैधानिक है, कानून खत्म। चर्चा करेंगे जब मैं जुडिशरी पे आऊंगा तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? 368 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्लियर है सभी का? कोई कंफ्यूजन बताइए? तो यदि आप चाहें तो इसको फटाफट में क्या करें, लिख लें फटाफट में, ये लिख लोगे, संविधान संशोधन विधेयक। हाँ, रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, लिख लिया? So I move to the next page. ये लिखो, ये तो समझ जाओगे ना, अपवार्ड एरो का मतलब उससे ऊपर, हर चीज लिखना नहीं होता है नोट्स के अंदर, नहीं, नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरी किताब लिख दो, इससे अच्छा तो फिर टेक्स्ट बुक ही 4 बार पढ़ लो, क्यों? ये लिख लिया आपने? जहां दिक्कत हो बता देना, लिखो, ये एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, क्यों? ये अलग से लिखना, पारित नहीं होगा क्योंकि नीचे ये एरो ऐसे ना, हर चीज लिखो मत, ठीक है? पीटी वाले नोट्स में तो बिल्कुल नहीं, और मेंस वाले में भी सिर्फ पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? और फिर क्वेश्चन आंसर के समय में बताऊंगा कि कैसे, आई विल प्रोवाइड यू द मॉडल आंसर। दूसरा,
डन। हाँ बताएं। विधानसभा में पास हो गए। हाँ विधानसभा से पास हाँ सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत। ये एग्जाम्पल में लिख लोगे, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। आप लिख लो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आप लिख लो राष्ट्रीय न्यायिक, लिखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लिख लिया बच्चे? ठीक है। आज जो कुछ भी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? संविधान क्या है, ठीक है, समझा। उसके बाद आपने ये समझे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फिर हमने क्या समझा कि भाई फ्लेक्सिबल और रिजिड क्या होते हैं। उसमें समझने के लिए हमने समझा कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजोरिटी में 4 होती है, 249, 368, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और एक 61। तो हमने 249 समझ लिया, 368 क्लॉज 1 क्लॉज 2 समझ लिया, 214 उसके बाद जो 361 है वो मैं कल इसके ऊपर चर्चा करूंगा, और कल फिर आप समझेंगे कैसे भारत का संविधान नम्रता और अनम्रता का सम्मिश्रण है। हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एड मिक्सचर ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? और उसके बाद जो अगला वर्गीकरण है वो हम समझेंगे कि फेडरल और यूनिटरी क्या होती है। ठीक है, आज के लिए कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।